जब भी आप किसी मोबाइल स्टोर में जाते हो तो शेल्फ पर आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मोबाइल फोन्स दिखेंगे। मोटोरोला ले लीजिए, शाओमी रेडमी ले लीजिए, रियलमी ले लीजिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज ले लीजिए, डिक्सॉन वो सारे फोन्स बनाती है। लेकिन बावजूद इसके उनका नाम आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ना बॉक्स पर, ना वारंटी कार्ड पर, ना ही फोन की सेटिंग्स में। आप बस इनके नंबर्स देखते जाइए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने 64 लाख फोन्स बनाए, अगले साल 1.5 करोड़ फोन्स यानी डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ, और अगले साल 2.83 करोड़ फोन्स इन्होंने बनाए, यानी कि मात्र 2 सालों में 338% की ग्रोथ। इसी का रिजल्ट ये रहा है कि पिछले 6 सालों में कंपनी की शेयर प्राइस 1500% से ज्यादा बढ़ी है, करीब 600-700 रुपए से फिलहाल ये 10,000 रुपीज पर है। यानी कि अगर 6 साल पहले कोई 1 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करता तो वह बन जाते 16 लाख रुपए। और डिक्सॉन जैसी जो कंपनीज हैं इन्हें कहते हैं EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए पीछे बैकएंड में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। आज EMS सेगमेंट में डिक्सॉन के अलावा कई सारी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, जिसमें फॉक्सकॉन है, केन्स टेक्नोलॉजी है, सिरमा SGS है, एवलॉन टेक्नोलॉजीज है। साथ ही एक काफी उभरती हुई कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी सेगमेंट में काम कर रही है। देखिए, पिछले साल तक सबसे ज्यादा फोन इंडिया में सैमसंग मैन्युफैक्चर करता था। फोन मैन्युफैक्चरिंग में सैमसंग का मार्केट शेयर इंडिया में 21% का था, जो पिछले एक साल में थोड़ा गिरकर 18% पर आया है। इसी एक साल में डिक्सॉन का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट शेयर 11% से 22% पर चला गया है। फॉक्सकॉन जो कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है, उसका मार्केट शेयर 14% के आसपास है, और कुछ चाइनीज कंपनी से उनका मार्केट शेयर थोड़ा कम होकर 25 से 20% हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं के बराबर होने वाली डिक्सॉन ने पिछले 2 साल में तबाही मचाकर रख दी है। लेकिन ये उभरती हुई कंपनी पिछले 1 साल में कुछ गलत रीजंस की वजह से न्यूज में है, और वो खबर ये है कि पिछले 1 साल में कंपनी की शेयर प्राइस लगभग 40% से गिर चुकी है। 18,000 रुपीज के करीब कंपनी की पर शेयर प्राइस चल रही थी, जो गिरकर अभी 10,000 रुपीज के आसपास आई। इसके बाद काफी सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स आने लगे कि क्या कंपनी की जो ग्रोथ है अब तक की वो खत्म होने वाली है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड भी काफी कुछ बुरी खबरें इस कंपनी के लिए है। तो यहाँ पर 2 सवाल आते हैं कि क्या शेयर प्राइस गिरना बंद होगा, क्योंकि 40% मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो शेयर प्राइस अचानक से 40% गिरी है, ये अचानक से नहीं गिरी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इनफैक्ट 2 कारण है, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम डिटेल में करेंगे, ताकि आपको कंपनी के पूरे पिक्चर की आइडिया आसानी से हो जाए, और उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये शेयर प्राइस और ज्यादा गिरेगी या फिर नहीं गिरेगी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं, और थैंक यू सो मच ग्रो, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। ग्रो का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर, और मल्टीपल एसेट क्लासेस में बड़े ही आसान UI के साथ आप उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के प्रॉब्लम समझने के लिए सबसे पहले आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी यूनिक है। जनरली आप सोचते होंगे कि जो वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसी कंपनीज हैं, इनका एक डिजाइन सेंटर होगा चाइना में, जहां पर फोन्स की डिजाइन ही बनाते होंगे। उसके बाद वहीं पर चाइना में ही ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते होंगे, और उसके बाद इंडिया में आकर ये फोन्स बेचते होंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये कंपनीज काफी अलग तरीके से ऑपरेट करती है। देखिए, अब इसमें इनके 2 बिजनेस मॉडल आते हैं, बिफोर 2023 एंड आफ्टर 2023। 2023 से पहले ये लोग क्या करते थे कि इसमें 2 तरीके से ये काम करते हैं। एक तो या तो ये खुद डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन बनने के बाद उसे ODMs को दे देंगे। ये ODM क्या होता है? ODM मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। चाइना में कई सारे बड़े बड़े ODMs है, यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि लॉन्गचियर और क्वाचिन। इन लोगों के बहुत बड़े बड़े डिजाइन सेंटर्स है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी है। तो ऐसे में ये जो ODMs है, ये या तो सामने वाली कंपनी से डिजाइन लेती है और उसे मैन्युफैक्चर करके उस कंपनी को दे देती है, या फिर दूसरा जो मॉडल जो आजकल काफी चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनीज इन ODMs के पास जाती है, यानी कि जो लॉन्गचियर और क्वाचिन जैसी कंपनीज है, इनके पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें 7,000 रुपीज का एक बजट फोन बनाना है। अब इसमें हमें ये फीचर्स चाहिए, कैमरा ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, डिजाइन करके दे दो। अब ये जो ODM कंपनीज है, ये तुरंत उस पर काम करती है, कंपनी को बताती है कि ये चीजें हो सकती है, कंपनी अप्रूव करती है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग करके कंपनी को दे देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी इस रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर में हमारे वैल्यूएशन कोहॉर्ट पर सबसे बम्पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रहेंगे, मिलीनियर से लेकर बिलियनियर तक देख लो, US के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर राकेश झुनझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रैटेजी कॉमन रही है, और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, यानी कि महंगी चीजों को सस्ते दामों में खरीदना। जनरली आप देखते होंगे कि आपने शेयर खरीद लिया, फिर तुरंत वो गिरने लगता है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम इन्वेस्टर्स बहुत महंगे वैल्यूएशन पर शेयर खरीदते हैं बिना वैल्यूएशन को समझे। वो बस शेयर प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देते कि कोई शेयर गिर गया ले लो, बहुत बढ़ गया ले लो। बाद में पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हुआ। तो गलती वैल्यूएशन में होती है। अब जब बहुत सारे लोगों की इसकी रिक्वेस्ट आई
तो हमने इस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि इंडिया में ये कोई सिखाता ही नहीं है, जबकि यूएस जैसी कंट्रीज में कई सारे एवेन्यूज हैं इन चीज़ों को सीखने के। तो इस कोहॉर्ट में वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज आपको सीखने मिलती है, जिसमें सिगार बट जैसी बेसिक स्ट्रैटेजी से लेकर डीसीएफ जैसी एडवांस स्ट्रैटेजीज इंक्लूड है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। 3 महीने का ये वीकेंड प्रोग्राम है जो कोई भी अटेंड कर सकता है, और इसकी खासियत यह है कि इतना प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टरी हासिल कर सकता है। और तो और यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिएगा फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद हमारा 40 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, जहां पर इस कोहॉर्ट के बारे में सारी चीज़ें, सिलेबस एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। और उसके बाद हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को एज ए वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो और इस रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर में आपको हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट पर मिल रहा है फ्लैट 52% का डिस्काउंट। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यानी कि फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं स्मार्टफोन के, उनका मेन काम क्या बचता है कि भाई बस आप प्रोडक्ट को सेल करो, उसकी मार्केटिंग करो, दैट्स इट। बाकी सारा काम ये ओडीएम संभाल लेते हैं। हालांकि एप्पल का मॉडल थोड़ा अलग है, क्योंकि एप्पल डिजाइन फोकस्ड है, लेकिन अगेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो ऐसे ही ओडीएम्स को ढूंढते हैं। अब ये तो हो गई बात 2023 से पहले की, जहां पर इंडिया का नामो निशान नहीं था। ये सारी चीजें चाइना में होती थी, चाइना से फोन बनकर इंडिया में आते थे और फिर इंपोर्ट ड्यूटी के बाद इंडियन कस्टमर को मिलते थे। लेकिन गालवान वैली क्लैश हो गया और चाइना के साथ जो हमारे संबंध खराब हो रहे थे पिछले टाइम में, उसके बाद मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया के नारे लगने लगे, साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी लग रही थी। तो ऐसे में चाइनीज कंपनीज ने यहाँ पर दिमाग लगाया कि सिर्फ चाइना में सारी चीजें करके काम नहीं चलेगा, कुछ काम इंडियन कंपनीज को देना पड़ेगा। तो ऐसे में आफ्टर 2023 जो ओडीएम कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने लगी, जॉइंट वेंचर करने लगी। जैसे लॉन्गचेयर ने डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। अब इस जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि लॉन्गचेयर, मोटोरोला या फिर शाओमी का रेडमी मॉडल, इनके बने बनाए डिजाइन्स डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करती है। अब फोन बनाने के लिए लगते हैं कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स की सोर्सिंग में भी ये जो कंपनीज है ओडीएम, ये डिक्सॉन की मदद करती है। फिर डिक्सॉन का काम है कि आप प्रॉपर उसे असेंबल करो या जरूरत पड़े तो कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करो, और उसके बाद जो बने बनाए फोन है वो ब्रांड को दे दो, ब्रांड अपने आउटलेट्स के जरिए उसे बेचेगी। अब इससे क्या हुआ, एक तो मेड इन इंडिया बन गया वो फोन, सेकंड चीज जो इंपोर्ट ड्यूटी का झंझट था वो भी मिट गया, और तीसरी चीज प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को मिल गए, जिसका अल्टीमेट फायदा उसके क्लाइंट को भी मिला। कुछ फोन बनाने वाली कंपनी पहले हुआ करती थी, आपने नाम उनका सुना ही होगा, जैसे कि माइक्रोमैक्स, कार्बन। हालांकि अपने खुद के ब्रांड के तौर पर वो कुछ खास तो नहीं कर पाए, लेकिन बाद में वो भी अभी ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में उतर गए। जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले बताया कि लॉन्गचेयर ने डिक्सॉन के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है, पार्टनरशिप की है। उसी तरह भगवती ने ह्यूआचिन के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए वो हर महीने 16 लाख फोन्स ऑलरेडी बना रहे हैं, और उनका गोल ये है कि वीवो के 65% फोन वो खुद बनाए। इसमें कार्बन कंपनी, इसका भी नाम आपने सुना ही होगा पहले, ये भी काफी हलचल कर रही है, और इससे भी एक रिस्क डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो गया है, जिसकी बात हम थोड़ा आगे करेंगे। अब ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल, लेकिन इस बिजनेस में डिक्सॉन कैसे आई इसकी भी एक थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि 1993 में मिस्टर सुनील वच्छानी ने ये कंपनी शुरू की। शुरुआत में उनके पापा भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो इन्होंने कहा कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, और ऐसे में उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट रेंटेड प्लॉट लिया नोएडा में, और वहां पर 15 एम्प्लॉयज के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया। सबसे पहला इनका क्लाइंट जो था वो था लकी गोल्ड स्टार। लकी गोल्ड स्टार जानते हो? एलजी इंडिया इनका सबसे पहला क्लाइंट था। उनके लिए उन्होंने टीवी बनाए, और उसके बाद काफी साल तक ये थोड़ा स्ट्रगल ही करते रहे। फिर 2006 में इनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया। ब्रेक थ्रू क्या आया? फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस टाइम अपने लोगों से कहा कि हम आपको फ्री में टीवी देंगे। तो ऐसे में 25 लाख टीवी की ऑर्डर डिक्सॉन को मिल गई, जिसके बाद उनका जो टीवी बिजनेस का स्केल है वो 10 गुना बढ़ गया। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी ने 2008 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद कंपनी बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनाने लगी, फिर उसमें वॉशिंग मशीन हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, सारी चीजें। आज की डेट में देखा जाए तो इनका 91% रेवेन्यू सिर्फ एक प्रोडक्ट से आता है, और वो है स्मार्टफोन। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू था 48,000 करोड़ का, जिसमें से 44,000 करोड़ मात्र स्मार्टफोन से आए। इनके इसमें क्लाइंट है मोटोरोला, शाओमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी। और इससे भी इंटरेस्टिंग और थोड़ी रिस्क वाली बात ये भी है कि जो फोन का बिजनेस आता है उसमें से 45% सिर्फ एक कंपनी से आता है, और वो है मोटोरोला। यानी कि इस 44,000 करोड़ के मोबाइल रेवेन्यू का 20,000 करोड़ मात्र मोटोरोला से आया है। उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 5% रेवेन्यू इनका आता है, 2400 का।
जिसमें एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह चीजें आती है। उसके बाद लाइटिंग प्रोडक्ट से मात्र 2% रेवेन्यू आता है और होम अप्लायंस से भी 2% का रेवेन्यू आता है। होम अप्लायंसेस में मेनली वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का इनका काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ सही चल रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अभी बात करते हैं कंपनी के प्रॉब्लम्स की। तो आप बोलोगे कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखिए, अब आपने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लिया, अब कंपनी की प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में कंपनी का मार्केट शेयर अभी 8 महीने पहले 64% का था, जो कि अचानक से 11% से कम होकर 53% पर आया है। जैसे ये चीज बाहर आई, काफी टेंशन का माहौल इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच होने लगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि ये रिस्क कहां से आई, कि इनका एक कंपनी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है और वो है मोटोरोला। और यही से इनकी प्रॉब्लम आई। मोटोरोला से आने वाला जो बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर 20% से गिर गया है। अब इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि इन्होंने अपना 23% वॉल्यूम किसी और कंपनी को दे दिया है। वो कंपनी कौन है? कार्बन। अब देखिए, कार्बन के साथ भी जो कंपनी काम कर रही है वो भी लॉन्गचेयर ही है, जो कि एक ओडीएम कंपनी है। तो ये जो ओडीएम कंपनीज है ये मल्टीपल प्लेयर्स के साथ काम कर रही है, किसी एक पर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि मोटोरोला को एप्पल से काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रही है, जिसके चलते पिछले क्वार्टर में उनका रेवेन्यू मात्र 2% से बढ़ा है। यानी कि एक जगह पर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, दूसरी जगह पर कंपनी अलग अलग कंपनीज को काम आउटसोर्स कर रही है। अब इसीलिए कई सारे शेयर होल्डर्स के मन में ये डर है कि अगर आने वाले टाइम में लॉन्गचेयर और बाहर के लोगों को काम देती रहेगी और डिक्सन का काम कम करेगी तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर उसका इंपैक्ट तो होगा, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को आप सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक स्कीम लाई थी लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। स्कीम का नाम था PLI, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अगर आप बड़ा प्रोडक्शन करेंगे तो सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा। अब ये जो इंसेंटिव है अच्छा खासा इंसेंटिव है, इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। मैं अगर आपको बता दूं, जिस सेगमेंट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज काम करती है, जिसमें 4 to 6% का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इस कंपनी को मिलता है, अगर उसे प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम तब्दील करें तो उससे कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन 0.6% से बढ़ जाती है। यानी कि इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की वजह से डिक्सन को एक एडवांटेज मिलता था कि वो अपने क्लाइंट्स को वो जो बेनिफिट है वो पास ऑन कर सके और थोड़े कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करे, ताकि बाकी प्लेयर्स उससे डायरेक्टली कम्पीट ना कर पाए। डिक्सन लगातार इस PLI स्कीम का फायदा उठाते आ रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये जो PLI स्कीम है ये 31 मार्च 2026 को खत्म होने जा रही है, जिसके बाद ये जो इंसेंटिव है ये इन्हें मिलना बंद हो जाएगा और उसका सीधा इंपैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आपको दिखेगा। साथ ही इसके बाद कंपनी अपने कस्टमर को और बेटर प्राइस ऑफर ना कर पाए। तो ये जो PLI इंसेंटिव खत्म होगा, इसका इंपैक्ट तुरंत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले दूसरे क्वार्टर से प्रॉफिट पर इसका इंपैक्ट देखना आपको मिल जाएगा। और पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी मोटोरोला का बिजनेस, कि उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो उससे कंपनी के रेवेन्यू पर डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। मोटोरोला का वॉल्यूम कम होने की वजह से Q2 में कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर मात्र 28.7% से बढ़ा है, जबकि पिछले कुछ सालों में ये रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर लगातार 50% प्लस से बढ़ रहा था। तो ये जो ग्रोथ रेट है जो स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस भी यहाँ पर 38% से गिर चुकी है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आप समझ लीजिए कि ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो जनरली काफी कम होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मात्र 4% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये कंपनी काम कर रही है। ऐसे में अगर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स चले जाए तो ये मार्जिन और भी ज्यादा कम हो सकती है और 4% से 3% के करीब जा सकती है, जिससे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो सकती है। अब जो मिस्टर सुनील बच्छानी है वो भी कोई आम बिजनेसमैन नहीं है, ही इज आल्सो वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। तो उनको भी ये प्रॉब्लम तो पता ही है, साथ ही उनको भी पता है कि जो चाइना वाले हैं आज हमारे साथ है तो कल किसी और के साथ रहेंगे। तो इस पर डिक्सन एग्जैक्टली क्या कर रही है ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस, जुगाड़ तो आपको करने ही पड़ते हैं। तो डिक्सन को भी ये समझ में आ गया है कि जो असेंबली का काम है ये एक लो मार्जिन बिजनेस है, कमोडिटी बिजनेस है। हमें अभी धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि अभी हम फोन असेंबल कर रहे हैं, उसके लिए कैमरा मॉड्यूल्स लगते हैं, ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर लगते हैं, उसके साथ ही बैटरीज लगेगी, मैकेनिकल एनक्लोजर्स लगेंगे, ये सारी चीजें लगेगी। अभी करंटली कंपनी ये सारी चीजें किसी थर्ड पार्टी से ले रही है, लेकिन कंपनी प्लान करी कि अगर हम ये सारी चीजें खुद ही बनाएं तो हमारी मार्जिन भी बेटर होगी और धीरे धीरे हम डिपेंडेंसीज भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिक्सन को यहाँ पर डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट कैसे? एक तो इन्होंने ऑलरेडी कई सारे जॉइंट वेंचर्स बना लिए हैं इसके लिए, जैसे कि कुंचन क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है कैमरा मॉड्यूल्स बनाने के लिए। साथ ही ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश में प्लांट खड़ा किया है। तो ये जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है ये काम इनका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जहां से कंपनी अगले 3 साल में 8,000 to 13,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। और यहाँ पर जो मार्जिन है वो फोन बिजनेस से थोड़ी बेटर है। फोन बिजनेस में 4-5% की मार्जिन है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 7 to 10% की मार्जिन है। और साथ ही जब ये दोनों काम
डिक्सॉन खुद करेगा तो मार्जिन्स काफी इंप्रूव हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि डिक्सॉन एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस है। इन्होंने ये भी देख लिया, नॉर्मल पीएलआई इंसेंटिव तो हटा रही है गवर्नमेंट अभी मार्च 2026 में। अगर इस बजट में अनाउंसमेंट होती है कि इसको हम और एक्सटेंड करेंगे तो डिक्सॉन के लिए बहुत पॉजिटिव चीज होगी। लेकिन उसके साथ ही अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंपोनेंट पीएलआई स्कीम अनाउंस की है, जो स्पेशली कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज को मिलेगी, और इसी का फायदा अब डिक्सॉन लेने जा रहा है। 22,000 करोड़ की ये स्कीम है, अगले 5 साल तक ये चलेगी। तो फोन असेंबली में इंसेंटिव ये बंद हो जाए, फिर भी कंपोनेंट में उसका पूरा फायदा डिक्सॉन लेने वाली है। साथ ही की रॉ मटेरियल फोन के लिए जो लगता है वो है डिस्प्ले। उसके लिए भी उन्होंने एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू किया है। पहले फेज में 2.4 करोड़ स्मार्टफोन डिस्प्लेज ये बनाने वाले हैं और सेकंड फेज में 6 करोड़, और आने वाले टाइम में फिर लिथियम आयन बैटरीज में भी एंटर करने का इनका प्लान है। यानी कंपनी भली बात ही जानती है कि धंधे में रहना होगा तो डाइवर्सिफाई करना होगा, नहीं तो ये धंधा हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों नंबर नीचे चले जाएंगे। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने वीवो के साथ भी एक पार्टनरशिप की थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन अभी ईडी की रेड पड़ी है और काफी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी वीवो कंपनी पर है, जिसके चलते अभी वो जो काम है, जो जॉइंट वेंचर है उनका, वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाया, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही डिक्सॉन ने अभी रिसेंटली ये भी देखा कि उनकी टेलीकॉम और आईटी हार्डवेयर में भी काफी ग्रोथ हो रही है। पिछले एक साल में 148% की ग्रोथ वहां पर हुई है, और मैनेजमेंट का ये प्लान है कि इस बिजनेस को 4 to 5,000 करोड़ पर अगले 2-3 सालों में लेकर जाना। साथ ही कंपनी को यूएस से एक बड़ी ऑर्डर भी मिली है माइक्रोवेव रेडियोज के लिए, और वहां पर भी कंपनी मीडियम टर्म में करीब 8 से 9,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट कर रही है। यानी डिक्सॉन भी इस प्रॉब्लम पर काम कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि अभी तक कंपनी की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा रही है, उस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, पी रेशो, वो भी काफी ज्यादा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर पाएगी। उससे पहले मैं एक और शॉकिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ कि डिक्सॉन जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल इंडिया में पहले पायदान पर है, उसको हटाने के लिए एक कंपनी अब यहाँ पर खड़ी है। ये कोई चाइनीज कंपनी नहीं है। आप गेस कीजिए कंपनी कौन सी होगी। ये कंपनी है इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल तो सिर्फ एप्पल के साथ काम कर रही है, लेकिन इनका प्लान भी बड़ा क्लियर है कि सिर्फ एप्पल के साथ बने रहेंगे तो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी कि जो चीज डिक्सॉन ने थोड़ी बाद में समझ ली है, वो चीज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिक्सॉन की गलती से खुद सीख रही है। इट इज वेरी स्मार्ट डिसीजन, और इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने शाओमी और ओप्पो के साथ काम करना शुरू किया है कि भाई हमें अभी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना है। एक्चुअली उन्होंने वीवो के साथ भी बातचीत की, लेकिन वीवो ने ऑलरेडी डिक्सॉन के साथ टाई अप कर लिया है। एक्चुअली वो वहां पर काम उतना ज्यादा हुआ नहीं अभी तक, लेकिन उस टाई अप के चलते वीवो तो टाटा के साथ अभी नहीं जा रहा है। मोबाइल फोन कंपनीज के साथ साथ ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी और बाकी लार्ज कंपनी से काम करना शुरू किया है, और साथ ही इंटेल और बॉश को ऑनबोर्ड भी कर लिया है। यानी कि बात क्लियर है कि जिस सेगमेंट में डिक्सॉन एक बड़ा प्लेयर अब तक रहा है, उस पर अभी बड़े प्लेयर्स की नजर जा रही है, और उन्होंने ऑलरेडी इस चीज पर काम करना शुरू किया है, जो डिक्सॉन के लिए तुरंत तो नहीं, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में तकलीफ बन सकते हैं। और डिक्सॉन के जो प्रॉब्लम्स है यहीं पर खत्म नहीं होते। एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है डीबीजे टेक्नोलॉजी। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में 8 महीने पहले मार्केट शेयर था 13% का, जो भी बढ़कर हो गया है 21%। BYD, जिसे हम जानते हैं कि बस इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाती है, लेकिन ये भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। इस कंपनी का फिलहाल इंडिया में तमिलनाडु में एक प्लांट है जहां पर वो शाओमी के लिए काम कर रही है। अब देखिए, ये जो लॉन्गचेयर और ह्यूआचिन कंपनी है, जो दोनों ओडीएम कंपनीज है, मैंने आपको बताया, तो आप समझ लीजिए कि लॉन्गचेयर पहले मेनली डिक्सॉन के साथ काम करती थी और डिक्सॉन के जरिए वीवो और रियलमी बनाती थी। अब वो कार्बन के पास गई है और कार्बन के साथ मिलकर वो वीवो और ओप्पो का प्रोडक्शन कर रही है। सिमिलरली भगवती एक्सपोर्ट्स, जो कि माइक्रोमैक्स के फाउंडर की कंपनी है, वो हुआचिन के साथ मिलकर वीवो और ओप्पो मॉडल बना रही है, और यही हुआचिन डीबीजी के साथ मिलकर शाओमी बना रही है। यानी इंडियन कंपनीज कम्पीट कर रही है अपने आप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चाइनीज कंपनीज इंडिया में भी चाइनीज कंपनीज के साथ ही काम करना शुरू कर रही है, जैसे डीबीजी टेक्नोलॉजीज के साथ क्वाचिन कर रही है। ये डीबीजी के कुछ नंबर आपको बताता हूं जिससे आपको इसकी सीरियसनेस पता चलेगी। जून क्वार्टर में डीबीजी ने लॉन्गचेयर के लिए 54 करोड़ के फोन्स बनाए हैं। अगले क्वार्टर में ये नंबर 54 करोड़ से 244 करोड़ पर चला गया, यानी लगभग 5 गुना ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टर में। और इसी बीच डिक्सॉन की लॉन्गचेयर से आने वाली जो ग्रोथ है वो मात्र 10% की रही है। इसी बीच फिर ये भी पाया गया कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत स्टेक कंपनी में बेचा है। अभी मार्च 2025 में प्रमोटर ग्रुप के पास 32% स्टेक था, जो कि अभी करीब 3.5% से कम हुआ है। अब कंपनी की ग्रोथ की बात करते हैं और वैल्यूएशन की थोड़ी बात करते हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 से 4 सालों में हम 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू को टच करेंगे। तो फिलहाल कंपनी का रेवेन्यू है 48,000 करोड़ का। तो अगर कंपनी ये 3 साल में अचीव करती है तो कंपनी की रेवेन्यू CAGR ग्रोथ रहेगी 27% की, और अगर कंपनी ये 4 ईयर्स में 4 सालों में कंप्लीट करती है टारगेट, तो कंपनी की CAGR ग्रोथ रेवेन्यू की कितनी रहेगी? 20%। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे जो रेवेन्यू फिगर्स है वो 27% से ग्रो करेंगे, लेकिन अगर
हम पिछले कुछ सालों के फिगर्स पर नजर डालें तो नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है। पिछले 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 42% से बढ़ा है, 5 सालों में 55% से, 3 सालों में 54% से और पिछले 1 सालों में 76% से। यानी रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा 40% की ऊपर ही रही है। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूचर के फिगर्स जो कंपनी बता रही है वो 30% से भी कम है। कंपनी ने अपना गाइडेंस भी यहाँ पर रिवाइज किया है। 2025 के स्टार्ट में इन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम 43 to 45 मिलियन यूनिट्स बनाएंगे। इस नंबर को अब इन्होंने रिवाइज करके 40 to 42 मिलियन कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इन्होंने जो गाइडेड नंबर था वो था इनका 60 to 65 मिलियन यूनिट्स, जो अब उन्होंने रिवाइज करके किया है 55 to 60 मिलियन। तो ये सारी चीजें एक ही और इशारा कर रही है कि कंपनी के जो रेवेन्यू फिगर्स है वो अब तक जैसे चल रहे थे वैसे शायद ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट टोन कंपनी के करंट बिजनेसेस, उनके रिस्क, उनके स्ट्रगल्स देखते हुए यही दिख रहा है। साथ ही मैनेजमेंट ने जो गवर्नमेंट इंसेंटिव है PLI, जो उनकी जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कम होने की बात को भी अग्री किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहां से फिर बाद में हमारी मार्जिन बढ़ जाएगी। तो करंटली कंपनी का जो P रेशो है वो 50 का है, 50 का। करीब 1-1.5 साल पहले ये 150 पर चला गया तो 150 पर। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यू नंबर इससे यहाँ पर कम हो रहे हैं, ग्रोथ तो यहाँ पर 100% होने वाली है, कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ के नंबर्स का सवाल है और वहां पर नंबर्स थोड़े स्लो डाउन हो रहे हैं। और जब कंपनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो प्रॉफिट मार्जिन उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन रेवेन्यू 30% से ऊपर जाना थोड़ा यहाँ पर ओवरऑल लुकिंग एट ऑल द फैक्टर्स काफी टफ लग रहा है। इसीलिए कंपनी की शेयर प्राइस इतनी ज्यादा गिरने के बावजूद कंपनी का जो P रेशो है 50 का, वो मुझे थोड़ा ज्यादा ही लगता है। अगर ये P रेशो 30-35 की रेंज में आता है तो वो मेरे लिए थोड़ा एक बेटर P रेशो हो सकता है। और साथ ही मैं ये भी आशा करता हूँ कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द से जल्द अपना IPO यहाँ पर लाए, क्योंकि उसमें भी बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, ग्रुप की बैकिंग है, कैपिटल है, तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स मैं ये बता सकता हूँ कि डिक्सॉन को पीछे डाल के वो नंबर 1 तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर वो उससे पहले मतलब एकदम ग्रोथ स्टेज में ही पब्लिकली लिस्टेड हो जाए तो आम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी उस चीज का फायदा हो सकता है, जिस अग्रेशन के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल जा रही है। और टाटा कितनी ही टफ कंपटीशन क्यों ना दे, डिक्सॉन गेम में बनी रहेगी, क्योंकि डिक्सॉन भी अपनी क्वालिटी के लिए और अच्छे मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। बस यही है कि ग्रोथ पर इंपैक्ट होगा और उसी पर आज हमने बात की। तो इसी तरह के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। जल्दी हम IT सेक्टर को GCCs कैसे खत्म कर सकते हैं इस पर भी ऐसा ही डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं। और जाते जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को भी आप जरूर चेकआउट कीजिए, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके चलते आपको हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट का 40 मिनट का डेमो सेशन बिल्कुल फ्री में देखने मिलेगा। तो उसे जरूर देखिए और हमारे 3 महीने के वीकेंड प्रोग्राम यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। सी यू देयर।